हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रुपिंग, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आप इसको लिख लो, नोट करो इसको। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वी हैव एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनको हमें डिवाइड करना है इन आर ग्रुप्स, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ऑफ ग्रुप साइज n1 n2 n3 अप टू nr, ठीक है। आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उनका साइज बता दिया कि इतने इतने साइज के ये आर ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। व्हेन नो टू ग्रुप हैव सेम साइज, किसी भी दो ग्रुप का साइज सेम नहीं होगा, ठीक है। दैट इज एन आई नॉट इक्वल टू एन जे, ऐसे लिख सकते हैं फॉर एनी आई जे। दिस विल बी, कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू nr फैक्टोरियल, सही है। और n1 प्लस n2 प्लस 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 अप टू nr, ये टोटल कितना हो जाएगा n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बराबर हो जाएगा, सही है। एग्जाम्पल से समझते, देखो जरा। इफ वी हैव 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इफ वी हैव 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इनको आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 5 3 2 के, ठीक है। एक ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दूसरे ग्रुप में 3 होने चाहिए, तीसरे में आपके 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सही है। समझ में आ रहा है। तो अब ये n1 n2 n3 का काम कर रहा है और जो 10 है वो n का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो मतलब डायरेक्ट अभी जो हमने फॉर्मूला बताया लिख सकते हो, 10 फैक्टोरियल ये n का काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आया कैसे वो देखो, पहले तो आपने क्या किया, 10 में से 5 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है भाई। पहले 5 का ग्रुप बना लिया, 10 में से 5 सेलेक्ट कर लिए। अब बच गए 5 ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें से आपने 3 सेलेक्ट कर लिए, 5c3 इंटू, अब 2 बचे, 2 के 2 सेलेक्ट कर लो, 2c2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 10c5 के लिए आ जाएगा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सही है, इंटू 5c3 के लिए आ गया 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां तक सही है। और इसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये 5 फैक्टोरियल गया आपका, सही है। और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहां तक सही है। तो नीचे कितना बच गया आपके पास, ये हमने शायद यहाँ पे गलत लिखा है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आना चाहिए, सही है। ये 2 फैक्टोरियल, तो इतना बच जाएगा आपके पास, 5 फैक्टोरियल ये आ गया, 2 फैक्टोरियल ये आ गया, ठीक। और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो इसको भी सही करो, गलत लिखा हुआ है, दिस शुड बी 3 फैक्टोरियल। गॉट इट। तो इतना हो जाएगा भी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही है, समझ में आ गया। यहाँ पे सही कर लेना, 5 माइनस 3 ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ये करेक्शन है भाई, यहाँ पे करेक्शन कर लो, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्शन है, इसको कर लो, ठीक है। अब मतलब इस तरह से डिवीजन का मतलब क्या हो गया, ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया। जैसे हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया ना, 5 3 2 के, 5 3 2 के ग्रुप में डिवाइड किया है ना। तो हमारे पास O1 O2 O3 अप टू O10 10 ऑब्जेक्ट्स है। तो ये लेट से पहला ग्रुप हो गया, इसमें O1 O2 O3 O4 O5 ये 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। दूसरे ग्रुप में लेट से O6 O7 O8 ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। और तीसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो O9 O10 हो गए, ठीक है। ये एक तरीका हो गया ग्रुपिंग करने का। अब मान लो पहला ग्रुप तो चलो सेम है, अब यहाँ पर O9 जो है वो हमने इस वाले ग्रुप में डाल दिया, और O8 यहां से उठा के इस वाले ग्रुप में डाल दिया, ठीक है इधर। अब ये दूसरा तरीका हो गया ग्रुपिंग का। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं ग्रुपिंग के, वो पूछा जा रहा है। तो वो कितने हो सकते हैं, जो अभी हमने बताया यहाँ पर, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही है। तो इतने तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखो जरा, अभी तो हमने क्या बोला, इससे पहले जो हमने पढ़ा कि उसमें किसी भी ग्रुप का साइज सेम नहीं होगा, ठीक है।
अगर साइज आपका सेम हो जाए, कुछ ग्रुप्स का साइज सेम हो जाए तो क्या होगा देखो, लेट्स से K1 ग्रुप्स हैव ग्रुप साइज N1, K2 ग्रुप हैव ग्रुप साइज N2, ठीक है, एंड इसी तरह से KR ग्रुप्स हैव ग्रुप साइज NR, देन total number of ways of grouping will be n factorial divided by n1 factorial to the power k1, ठीक है, n1 k1 इतने ग्रुप्स है जिनका साइज क्या हो जाएगा n1, ठीक है। अभी इसको हम समझेंगे, अभी तो आप बस ये फॉर्मूला लिख लो, n2 फैक्टोरियल की पावर k2, ऐसे चलता रहेगा nr फैक्टोरियल की पावर kr, देन जो ये पावर्स लिखे यहाँ पर आ जाएगा k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल अप टू kr फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो जस्ट फॉर्मूला नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो फॉर द टाइम बिंग, एग्जाम्पल समझो, फॉर्मूला अपना आप बन जाएगा। देखो इधर मान लो जैसे 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 3 2 के, तो 3 3 2 के 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 3 2, है ना। अब यहाँ पे जो ग्रुप है, इन दो ग्रुप का साइज सेम है ना, तो इसको ऐसे लिखा हमने 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की पावर 2, ठीक, इतना आ जाएगा भाई, दो ग्रुप सेम हो गए ना, और ये 2 फैक्टोरियल इसके लिए आ गया। अब ये दो ग्रुप आपके सेम है, उसके लिए एक 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो वही हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा हुआ है, जैसे n1 ग्रुप का K1 ग्रुप का साइज सेम है n1, मतलब ये ऐसे लिखा गया होगा n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल, हाउ मेनी टाइम्स, k1 टाइम्स, है ना। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया n1 टू द पावर k, ठीक है, और इनटू यहाँ पर k1, तो k1 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है। तो इसी तरह से हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अब इधर देखो जरा, अब मान लो कि आपके पास 30 ऑब्जेक्ट्स है, यू हैव 30 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसको आपने इतने ग्रुप में डिवाइड किया, 2 2 2 2 2, 5 ग्रुप तो ये दो दो के हो गए, यानी कि सेम साइज, 5 ग्रुप्स आर देयर हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स ईच, है ना। फिर एक ग्रुप आपने 3 ऑब्जेक्ट का बनाया, एक ग्रुप 5 का बनाया, एक 5 का बनाया, फिर 7 का बनाया, टोटल आपके 30 हो जाएंगे, काउंट कर लो, है ना। 2 into 5 10, 13, 18 प्लस 5 23 प्लस 7 30, है ना। तो 30 ऑब्जेक्ट हो गए टोटल। तो 30 फैक्टोरियल, दो दो के कितने ग्रुप है, 5, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 5, 3 फैक्टोरियल के कितने ग्रुप है, एक ही है, तो 3 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट्स के कितने ग्रुप है, 2 है, तो 5 फैक्टोरियल की पावर 2, 7 वाले ऐसे कितने ग्रुप है जिनके अंदर 7 ऑब्जेक्ट है, एक ही है, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वाले जो ग्रुप है, दो दो के कितने हैं, 5, तो उसके लिए आ गया 5 फैक्टोरियल। ये वाले दो ग्रुप है, सेम साइज के दो ग्रुप है, इसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल, सही है, ये बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पर देखो, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखो जरा कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे मान लो हमारे पास 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, 2 2 4 के, ठीक है, 2 2 4 के ग्रुप में डिवाइड किया, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों ग्रुप का साइज सेम है ना, दो ग्रुप है जिनका साइज सेम है, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 2, फिर इसके लिए आ गया 4 फैक्टोरियल। अब दो ग्रुप का साइज सेम है, उसके लिए यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, सही है। अब ये 2 फैक्टोरियल कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये देखना है, इसका क्या लॉजिक है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। देखो इधर जैसे 2 2 4 का ग्रुप करना है, तो लेट्स से ये जो पहला ग्रुप है इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ गए O1 O2, दूसरे ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ गए O3 O4, और बाकी यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए, सही है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो O3 O4 है वो यहाँ पर आ जाए पहले ग्रुप में, और ये O1 O2 है वो यहाँ पर आ जाए दूसरे ग्रुप में, ठीक है। बट ये ग्रुपिंग तो सेम ही हुई, है ना, यहाँ पे जो 4 ऑब्जेक्ट पड़े हैं सेम यहाँ पे पड़े हुए हैं, अब ये इधर आ गया ग्रुप, ये इधर आ गया, बट है तो ग्रुपिंग एक ही बात, है ना, ये तो सेम ही चीज है। तो उसके लिए हमने क्या करा,
ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हटाने के लिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो 8C2 पहले ग्रुपिंग सेलेक्ट करने के लिए, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, 8 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के 8C2 तरीके, 6 ऑब्जेक्ट्स बचे उसमें से 2 उठा लो 6C2, फिर 4 बचेंगे 4C4 उठा लो। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल क्यों आ गया? बिकॉज ये ओवर काउंटिंग हो रही है, ये तो ग्रुपिंग एक ही बात है। समझ में आ गया? सो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी राइट लाइक दिस। जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर रिजल्ट लिखवाया था ना, ये वाला, तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया, ये वाला रिजल्ट जनरलाइज कर दिया, एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। सही है, आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो आप यहाँ देखो, लेट वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which are to be distributed among n person, n different objects n person, one object to each, एक ऑब्जेक्ट सबको देना है, एक एक ऑब्जेक्ट सबको देना है। वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड n पर्सन, सबको एक एक देना है। देन नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? n फैक्टोरियल। सही है, इतने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर बराबर नंबर ऑफ पर्सन, जितने ऑब्जेक्ट है उतने ही पर्सन है, सबको एक एक देना है, तो n फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप तो ऐसे देखो कि पहले तो क्या करो, आप पर्सन्स को फिक्स कर दो, P1 P2 P3 Pn। सही है, और आपके पास क्या है? n ऑब्जेक्ट्स है, आपके पास हाथ में n ऑब्जेक्ट्स है। आप पहला ऑब्जेक्ट उठाया आपने, आपके सामने n पर्सन खड़े हुए, तो पहले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके? n तरीके। सही है, फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, दूसरा ऑब्जेक्ट भाई सबको एक एक ही देना है। अब मान लो कि आपने ये O1 P1 को दे दिया, ठीक है। अब आपने O2 उठाया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके? यहां से लेके यहां तक n-1 तरीके। सही है, तीसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके? n-2 वेज, इतने तरीके। ऐसे ही चलता रहेगा, आपका लास्ट 3 to 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज व्हाट? n फैक्टोरियल। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, पर्सन्स को फिक्स करो एंड परम्यूट ऑल ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया ये। नाउ अगर मान लो ऐसा है, लेट वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन। अब की बार क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी इससे पहले तो हमने क्या बोला था कि सबको एक एक ऑब्जेक्ट देना है। अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट आप एक ही बंदे को दे दो, बाकी को कुछ मत दो, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बचा के घर नहीं जाना। सही है, आई होप कि समझ में आ रहा है। तो देखो, आप r पर्सन है, आपने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके? आपके सामने r पर्सन खड़े हुए हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के r तरीके, पहले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के r तरीके। फिर दूसरा उठाया, इसको तो आप जैसे, चलो पर्सन को लिखा हमने P1 P2 P3 अप टू PR। ठीक है, और हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 अप टू ON। हमने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, हमारे सामने r पर्सन खड़े हुए, हम किसी को भी दे सकते हैं। मान लो O1 यहां चला गया, P3 को दे दिया। ठीक है, r तरीके से है, मान लो कि P3 को दे दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, अब हो सकता है कि O जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है O2, ये दोबारा से मैं P3 को दे दूं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसके लिए भी r तरीके हो जाएंगे, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी r तरीके, चौथे के लिए भी r तरीके, ऐसे करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लास्ट ON, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी वी हैव r वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। बिकॉज ऐसा भी पॉसिबल है कि हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही बंदे को दे दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा भाई r टू द पावर n। गॉट इट? तो r इंटू r n टाइम्स लिखा हुआ है, दैट इज r टू द पावर n। आई होप कि ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नाउ if number of ways of distributing all n different objects among r person,
आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, आर पर्सन है, लेकिन अब की बार क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, सच दैट नो वन गेट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई अब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, ऑब्जेक्ट्स कम है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जैसे आर पर्सन है उसमें से एन सिलेक्ट कर लो, सही है, आर पर्सन में से एन पर्सन सिलेक्ट कर लो, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उतने पर्सन सिलेक्ट कर लो, कर लिए, ठीक है, एन पर्सन को हमने सिलेक्ट कर लिया, समझ में आ रहा है। अब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एन पर्सन है आपके पास, उनमें अरेंज करा दो, एक एक सबको दे दो, क्योंकि उसने बोला एक से ज्यादा तो किसी को मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आ गया एन फैक्टोरियल, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड 18 पर्सन्स, 10 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और 18 पर्सन है, तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, 18 में से 10 पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे। कितने तरीके से कर सकते हैं, 18C10 है ना। अब 10 पर्सन है हमारे पास और 10 ऑब्जेक्ट्स है, सेम 10 पर्सन 10 ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सबको एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, यानी कि सबको एक एक ही मिलेगा, तो डेट कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल वेज, समझ में आ गया। सो दिस इज आंसर 18C10 इंटू 10 फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ गया ये। ओके नेक्स्ट पार्ट देखो जरा। n ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है सारे, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर पर्सन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अ पर्सन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कितने भी मिल सकते हैं, एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बस ये है कि एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब की बार ऐसा नहीं है किसी को कितने भी मिल सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। ऐसा हो सकता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूट करो और चले जाओ, या फिर सारे के सारे एक ही को दे दो और चले जाओ, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूट करो बचा लो घर चले जाओ, 2 कर दो डिस्ट्रीब्यूट बाकी घर लेके चले जाओ, 3 कर दो डिस्ट्रीब्यूट बाकी घर लेके चले जाओ, या फिर सारे के सारे कर दो डिस्ट्रीब्यूट, सही है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सारे के सारे एक ही पर्सन को दे दो, समझ में आ रहा है। तो वही लिखा है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अ पर्सन, किसी भी पर्सन को कितने भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने उसके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है, बस ये है कि एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ऑब्जेक्ट कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट का क्वेश्चन आएगा पीएनसी में, हम तो क्या करेंगे, उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे, सही है। तो उसको हमने एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली 1 जब हमने एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर एग्जैक्टली 2 जब हमने 2 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर एग्जैक्टली 3 3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर ऐसे चलता रहेगा अप टू n, एग्जैक्टली n, यानी सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम तो क्या करेंगे, पहले n में से अब बात उठेगी कौन सा ऑब्जेक्ट, तो n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, डेट कैन बी डन इन NC1 वेज। एक ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्सन में, कितने पर्सन है, r पर्सन है, तो आपके सामने r पर्सन खड़े हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, r है ना, इतने तरीके से r बेस में, सही है। फिर प्लस एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो n में से 2 ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करो NC2 तरीके से, अब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है और r पर्सन है, तो पहला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के r तरीके, दूसरा ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करने के r तरीके, सही है, समझ में आ रहा है, इसलिए हो गया यहाँ पर r², गॉट इट। फिर तीसरे के लिए एग्जैक्टली 3 के लिए पहले 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो n में से, फिर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और सामने आपके r पर्सन खड़े हुए हैं, पहला ऑब्जेक्ट हम किसी भी r पर्सन को दे सकते हैं, तो उसके लिए r वेज, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, फिर वो आपके सामने r पर्सन खड़े हुए हैं, किसी को भी दे सकते हो, उसके लिए भी r वेज, तीसरे के लिए भी r वेज, तो टोटल हो गया r3, सही है। आई होप समझ में आ गया। तो ये चलता रहेगा भाई, लास्ट आपका NCN इंटू r की पावर n हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है। अब यहाँ पर
जिन बच्चों को थोड़ी बहुत बाइनोमियल आती है वो समझ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 1 प्लस आर टू द पावर n का, और ये -1 यहाँ आ गया। गॉट इट। तो हम इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। गॉट इट। जिनको बाइनोमियल आती है समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आती कोई बात नहीं, वो ऐसे समझ सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी है समझने का। देखो, वी हैव r पर्सन p1 p2 p3 अप टू pr, सही है। अब आप क्या करो, साइड में एक बॉक्स रख दो, खाली बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, सही है, और इस बॉक्स को एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर कर लो। तो नाउ वी हैव इन टोटल r पर्सन प्लस 1, r प्लस 1 पर्सन, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने पर्सन हो गए, r प्लस 1, इतने पर्सन हो लेट से, और आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट उठाया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 उठाया आपने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं भाई, r पर्सन है, एक बॉक्स है, ठीक है, या तो इनमें से किसी को दे दोगे या बॉक्स में डाल दोगे, तो r प्लस 1 तरीके हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम r प्लस 1, तीसरे के लिए भी सेम r प्लस 1, चौथे के लिए भी सेम r प्लस 1, इसी तरह से लास्ट तो r प्लस 1। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, बिकॉज n ऑब्जेक्ट्स है, समझ में आ गया। तो r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 टू द पावर n। यहां तक समझ में आ गया, बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर। अच्छा, अब इन वाले वेज में क्या होगा, एक वे वो भी होगा, एक तरीका वो भी होगा, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे डाल दिए बॉक्स में, जब सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्स के अंदर आ गए, जब सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्स के अंदर आ गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक भी पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक भी ऑब्जेक्ट आपने पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जबकि क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया था यार, कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ना। तो उसके लिए हमने क्या करा, ये वाला केस माइनस कर दिया, -1। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 पर्सन है, अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इसको, मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है, सबको एक एक देना है, तो 10 फैक्टोरियल तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सही है। अब 10 ऑब्जेक्ट 7 पर्सन, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बस सारे डिस्ट्रीब्यूट करने। ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 हम एक को ही दे दें, सही है। तो अब इसमें क्या हो गया भाई, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, 7 पर्सन है, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आपके सामने 7 बंदे खड़े हैं, 7 पर्सन है, आप किसी को भी दे सकते हो। पहले ऑब्जेक्ट के लिए 7 वेज, दूसरे के लिए भी 7 वेज, तीसरे के लिए भी 7 वेज, इसी तरह से जो लास्ट भी 7। हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, सही है। तो ये हो जाएगा भाई 7 टू द पावर 10। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मान लो आपके पास 13 पर्सन है, 10 ऑब्जेक्ट है, 13 पर्सन 10 ऑब्जेक्ट्स, सही है। अब आपने, और आपको सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, बस ऑब्जेक्ट सारे डिस्ट्रीब्यूट करने, कोई कंडीशन नहीं है, किसी को कितने भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सारे एक को ही दे दो। तो आपने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आपके सामने इस तरह से P1 P2 P3 P13 13 पर्सन है, ठीक है, और 10 ऑब्जेक्ट्स है। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आपके सामने 13 पर्सन खड़े हुए, किसी को भी दे सकते हो, तो उसके लिए आ गया 13। फिर दूसरा उठाया, फिर से आप 13 में से किसी को भी दे सकते हो, उसके लिए भी 13, तीसरे के लिए भी 13 ऑप्शन। तो इस तरह से 13 इंटू 13 इंटू 13 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, बिकॉज 10 ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गया भाई। सो 13 टू द पावर 10, गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब मान लो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 12 पर्सन है, ऑब्जेक्ट्स कम है, पर्सन ज्यादा है, लेकिन अब की बार क्या है, सबको एक एक ही देना है, सबको एक एक ही देना है। पर्सन तो यहाँ भी ज्यादा थे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कम है, पर्सन ज्यादा है। ऐसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कम है, पर्सन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या था कि सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यहाँ पे मतलब ये हो सकता था कि सारे एक को भी दे सकते थे या किसी को कुछ भी ना दिया, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ओनली 1,
सबको एक एक ही मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले 12% में से 7% को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही परसेंट आप सिलेक्ट कर लो। 7 ऑब्जेक्ट है तो 7% को सिलेक्ट कर लो। तो डेट कैन बी डन इन 12C 7 वेज। अब आपके पास 7% है, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डेट तो उनको अरेंज करा लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 7 ऑब्जेक्ट को 7% में। वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल तरीके से। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो जरा, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट 7%, एटलीस्ट 1 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब ये वही आ गया बॉक्स वाला, जैसे P1, P2, P3 अप टू P7, और एक यहाँ पे बना लिया हमने बॉक्स। ठीक है, और इस बॉक्स को एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर कर लो। ठीक है, लेट्स से ये P8 हो गया। समझ में आ रहा है। अब आपने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आप 7% में से किसी को भी देख सकते हो या फिर इस बॉक्स में डाल सकते हो। तो यानी कि आपके पास 8 ऑप्शन है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए यू हैव 8 ऑप्शन। फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, इसके लिए भी 8 ऑप्शन, तीसरा उठाया, इसके लिए भी 8 ऑप्शन, ऐसे करके 9 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 9 टाइम्स। सही है, तो ये हो गया 8 की पावर n, कितना 9। बट यहां पर क्या हुआ, एक केस वो भी आ गया जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपने बॉक्स में डाल दिए। जब सारे ऑब्जेक्ट्स आपने बॉक्स में डाल दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं, जबकि क्वेश्चन में तो क्या बोला है, कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है। तो वो वाला एक केस यहां से माइनस कर दो। समझ में आ रहा है। सो फाइनल आंसर इज 8 टू द पावर 9 माइनस 1। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 9%। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, एंड ईच शुड गेट एटलीस्ट 1, और सबको एक एक मिलना चाहिए। सही है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या होगा, अब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, यहां पर तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रुपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे निकालेंगे, फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 1, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला तरीका कैसे हो सकता है। आपके पास टोटल 9% है, पहले आपने क्या करा, एक एक ऑब्जेक्ट पकड़ा दो, 8 बंदों को एक एक पकड़ा दिया। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 8% हो गए। 8% को एक एक पकड़ा दिया, तो 8 ऑब्जेक्ट तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बच गए 4, क्योंकि टोटल तो 12 ही है ना। तो ये जो एक बच गया पर्सन, उसको 4 दे दिए। सही है, अब आप क्या करो, 4 में से एक कम करो, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे एक बढ़ा दो 2, 5 हो गए, बाकी के बच गए 7, और पर्सन भी 7 बच गए, सबको एक एक पकड़ा दो। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर अब 3 में से एक और कम करो, यहाँ पे 2, इसको 2 ही रहने दो, यहाँ से एक में एक बढ़ा दो, 2 हो जाएगा। तो ये 6 हो गए, बाकी के बच गए 6, और 6% बचे हुए, 6% 6 ऑब्जेक्ट एक एक सबको पकड़ा दो, क्योंकि हाँ ये तो बोले ही है ना, ईच शुड गेट एटलीस्ट 1, सबको एक एक तो मिलना ही चाहिए। तो ये एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सही है, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओगे कैसे, ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ रहा है, समझ में आ गई। ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आई होप कि समझ में आ गया। जैसे ये हो गया ना 2, अब इससे आगे आप यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, नॉन इंक्रीजिंग का ये मतलब है। ठीक है, बराबर तो हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता 2 3 4। ठीक है, ये चलेगा 3 2 1 डिक्रीजिंग, बस नॉन इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर हो सकता है। समझ में आ गया। अब ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन 1 बनाया है, इस यहाँ अब इसकी ग्रुपिंग कर लो। ठीक है, टोटल 12 ऑब्जेक्ट है, तो 12 फैक्टोरियल। एक ग्रुप आपका 4 का है, तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल। 8 ग्रुप आपके 1 1 के हैं, तो उसके लिए 1 फैक्टोरियल की पावर 8,
और ये 8 ग्रुप बराबर है, सेम साइज के हैं, उसके लिए 8 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ गई। मान लो इसको हमने n1 बोल दिया, ठीक है, मतलब यहां से जो भी आंसर आएगा उसको n1 बोल दिया। इतने तरीके हैं D1 के, ठीक। D2 12 ऑब्जेक्ट्स है, फिर एक ग्रुप आपका 3 का है, उसके लिए 3 फैक्टोरियल, एक ग्रुप आपका 2 का है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, बाकी के 7 ग्रुप्स आपके 1 1 के हैं, उसके लिए 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल टू द पावर 7 इनटू, क्योंकि 7 ग्रुप आपके बराबर है, सेम साइज के हैं, उसके लिए 7 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। लेट्स से फॉर द टाइमिंग इसको हमने n2 बोल दिया। इतने n2 तरीके से D2 यानी ये ग्रुपिंग की जा सकती है। D3 इसके कितने तरीके ग्रुपिंग के। अब यहाँ पे दो के 3 ग्रुप हैं, तो 12 फैक्टोरियल, बिकॉज टोटल ऑब्जेक्ट 12 है। फिर दो के आपके पास 3 ग्रुप है, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 3। उसके बाद एक के 6 ग्रुप हैं, तो 1 फैक्टोरियल की पावर 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये क्यों आ गया, बिकॉज दो के 3 ग्रुप हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। एक के 6 ग्रुप हैं, 6 बार रिपीट हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल। सही है। और इसको हमने 1 मिनट के लिए n3 बोल दिया। समझ में आ गया। तो ये तो अभी ग्रुपिंग हुई है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी ग्रुपिंग्स को ऐड किया, n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू 9 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे हमने ये वाला किया, ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। 4 एक के हो गए 8, इतने ग्रुपिंग हो गई। अब इसको आप 9% में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। समझ में आ रहा है। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास 9 पैकेट्स हो गए, इस तरह से 9 पैकेट्स पड़े, और आपको 9% में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो उसके लिए आप इंटू 9 फैक्टोरियल कर दोगे। समझ में आ रहा है। तो सभी के साथ इंटू 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। जो फाइनल आंसर होगा वो ऐड करोगे, क्योंकि केसेस बने अलग अलग, ठीक है। तो जो 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू 9 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट इट। ये फालतू में इतने कैलकुलेशन नहीं करी है, काफी लेंथी चला जाता, तो बस हमने समझाने के पर्पज से बता दिया। जो फाइनल आंसर होगा सबको ऐड करके इंटू 9 फैक्टोरियल कर लेना। ये क्यों आ गया, बिकॉज पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होना है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं पहले कॉन्सेप्ट है। लेट्स से वी हैव a 3 टाइम्स a, b 3 टाइम्स b, c 2 टाइम्स c, d e f। तो टोटल ये 13 लेटर्स है, 13 लेटर लिखे हुए, तो 13 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 लेटर एक जैसे हैं, सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। वी हैव 3b, सो 3 फैक्टोरियल। c कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। d कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। e कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, तो इतने परमुटेशन हो जाएंगे। ग्रुपिंग की बात करें, मतलब इतने तरीके से तो हम अरेंज कर सकते हैं। और अगर ग्रुपिंग करनी है तो 13 फैक्टोरियल, 3 के कितने ग्रुप हैं आपके, ठीक है। ये एक ग्रुप ये रहा 3 का, एक ग्रुप ये रहा 3 का, ठीक है। एक 2 का ग्रुप है, एक और है 2 का ग्रुप, एक और है 2 का ग्रुप, ठीक है। और ये सिंगल है। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टू द पावर 2, बिकॉज 3 के 2 ग्रुप है, 2 के 3 ग्रुप है, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 3। सही है। अब ये वाला सेम साइज के कितने ग्रुप है, 2, तो उसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 के कितने ग्रुप है, 3, तो उसके लिए आ गया 3 फैक्टोरियल। सही है। तो ये तो हो गई ग्रुपिंग, और ये हो गया अरेंजमेंट, सिंपल। आई होप कि समझ में आ गया है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। Let there are 9 different objects and 3 person ABC. Find number of ways of distributing of all objects if पहला there is no restriction, 9 person है, 9 different objects हैं, 3 person है, कोई restriction नहीं। तो ये पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आपके पास आपके सामने 3 पर्सन खड़े हुए, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3।
ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, किसी को भी दे दो। फिर दूसरा उठाया, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी 3 तरीके, तीसरे के लिए भी 3 तरीके, चौथे के लिए भी 3 तरीके, है ना। हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स, क्योंकि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल। सो 3 टू द पावर 9, तो ये आंसर हो जाएगा। सही है। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? वी हैव 3 पर्सन ए बी सी। ए को तो 4 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, बी गेट्स 3 ऑब्जेक्ट, सी गेट्स 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ग्रुपिंग हो गई 4 3 2 की, तो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ग्रुपिंग हो गई 4 3 2 की। समझ में आ रहा है? तो डेट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, पहले 9 में से 4 सेलेक्ट किए, बचे 5, 5 में से 3 किए, बचे 2, 2 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सही है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा। ईच शुड गेट एटलीस्ट 1, ईच शुड गेट एटलीस्ट 1। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कितने भी मिल सकते हैं, बट क्या है, ईच शुड गेट एटलीस्ट 1, कम से कम एक मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो फॉर द टाइम बिंग आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, ठीक है, बाकी बताएंगे बाद में कि कहाँ से आया है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगता है यहाँ पे, वो बाद में बताएंगे। तो फॉर द टाइम बिंग बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो। दिस इज व्हाट टोटल आर की पावर एन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना, तो ये तो वो हो गया आर की पावर एन, फिर माइनस आर सी 1, मतलब इस बात का ये मतलब हो गया जब एक बंदे को कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब वो कौन सा वाला बंदा है जिसको नहीं मिला? तो आर पर्सन है, आर में से एक पर्सन सिलेक्ट कर लो, उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो आर माइनस आर सी 1। अब आपके पास पर्सन बचे हैं आर माइनस 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है एन, तो एन ऑब्जेक्ट्स आर माइनस 1 पर्सन में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आर माइनस 1 टू द पावर एन। सही है। फिर प्लस, फिर वो आगे कि 2 पर्सन को कुछ नहीं मिला, तो आर सी 2, इन 2 पर्सन को कुछ नहीं दिया, बच गए आपके पास कितने पर्सन? आर माइनस 2, ऑब्जेक्ट्स कितने? एन, तो एन ऑब्जेक्ट्स को आर माइनस 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के आर माइनस 2 टू द पावर एन तरीके हैं, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो आप ये याद कर लो और ये इस पे अप्लाई करो। आर का काम कर रहा है 3, एन का काम कर रहा है 9, तो 3 की पावर 9 माइनस 3c1 इंटू 2 की पावर 9, इतना हो जाएगा, है ना भाई। आर का काम तो 3 कर रहा है ना, तो 3c1 यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस 1 मतलब 2, एन का काम कर रहा है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। सही है। देन यहाँ पर 3c2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 टू द पावर 9, यहाँ पे 3c3, 3 माइनस 3 टू द पावर 9, तो ये कितना हो गया भाई? 3 की पावर 9, 3c1 आपका 3 होता है, 2 की पावर 9 प्लस यहाँ पे 3, ये वाला आ जाएगा, ये तो 0 हो गया ना आपका, ये तो 0 हो गया, हटा दिया इसको, 3c2 मतलब 3 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सही है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आई होप कि समझ में आ गया। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ठीक है, जितने भी तरीके से, जितने भी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं वो आप कर लो। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ये कि आप इसको किस फॉर्म में करोगे, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। देखो पहले तो जैसे 3 पर्सन है, 2 को एक एक दे दिए, टोटल हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और पहले वाले को हमने 7 दे दिया। अब 7 में एक कम किया 6, यहाँ एक बढ़ा दिया 2, 6 2 8, एक यहाँ दे दिया, फिर इसमें एक कम किया 5, यहाँ एक बढ़ा दिया 3, 8 हो गए, एक यहाँ दे दिया, फिर 5, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, ठीक है, तो ये टोटल 9 हो गए। नॉन डिक्रीजिंग लिख दिया, यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग। आई होप समझ में आ रहा है। नॉन इंक्रीजिंग फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाने हैं, ठीक है, बाकी ऐसे कर सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
आई होप समझ में आ गया। फिर इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने करा ही था। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद ग्रुपिंग, उसके बाद ग्रुपिंग होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइक दिस। एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे किया था ना हमने ये वाला क्वेश्चन, लुक दिस वन, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, सही है, याद आया। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट, A and B gets equal number of objects and each gets at least one. A and B को बराबर बराबर ऑब्जेक्ट्स देंगे और दोनों को कम से कम एक तो मिले। तो ऐसा हो सकता है 1 and 1, या फिर 2 and 2 दोनों को 2 मिल जाए, या फिर 3 मिल जाए, या फिर 4 मिल जाए। ठीक है, इससे ज्यादा 5 तो नहीं मिल सकते, बिकॉज टोटल ऑब्जेक्ट्स ही हमारे पास कितने हैं, 9 है, तो 4 मिल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 and 1 ये कितने तरीके से कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले हमने 9 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 9C1। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये समझ में आया। यहाँ पे पहले 9 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये मान लो हमने ए को दे दिया। ठीक है, फिर बच गए 8 में से एक सेलेक्ट किया और ये हमने बी को दे दिया। ठीक है, 9 में से 2 ऑब्जेक्ट हो गए, बच गया सी, बाकी के 7 उसको दे दो, वो एक ही तरीका देने का, 7C7, सातों के साथ वो सी को दे दो। ठीक है, वो एक ही तरीका है सी को देने का, समझ में आ गया। तो ऐसे यहाँ पर अगर 2 दे रहे हैं हम, पहले 9 में से 2 सेलेक्ट करो, ए को दे दो, बच गए 7, 7 में से 2 सेलेक्ट करो, बी को दे दो, बचे 5, वो दे दो सी को, 5C5। या फिर 3, जब ए और बी को 3 मिल रहे, तो पहले 9 में से 3 सेलेक्ट करो, ए को दे दो, फिर बचे 6 में से 3 सेलेक्ट करो, बी को दे दो, बचे 3, वो जाएंगे सी के पास, 3C3। प्लस जब दोनों को 4 ऑब्जेक्ट मिल रहे, तो पहले 9 में से 4 सेलेक्ट करो, ए को दे दो, बचे 5 में से 4 सेलेक्ट करो, बी को दे दो, बचे 1, तो वो 1 जाएगा सी के पास, तो 1C1। ठीक है, तो इतने तरीके से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। When A and B gets equal number of objects and each gets at least one. सही है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इज A gets more number of objects than B and B gets more number of objects than C. That is, number of objects A को B से ज्यादा मिलेंगे और B को C से ज्यादा मिलेंगे। सही, तो पहले देखो, मान लो कि C को हमने 1 ऑब्जेक्ट दे दिया, B को 2, टोटल 9 है, तो A को हमें 6 देने पड़ेंगे। सही है, अब फिर वही नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लो, यहां से 1 कम किया 5, यहां से 1 बढ़ा दिया हमने 3, 8 हो गए, 1 यहां दे दिया। सही है, या फिर यहाँ पर 4, ठीक, फिर यहाँ पे 3, ए को बी से ज्यादा ही मिलने चाहिए, तो इसको 3 रखा, और बी को सी से ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसको 2 कर दिया, तो 4 3 7 दोनों हो गए। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। ठीक है, तो अब कितने तरीके से कर सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन हम। तो पहले 9 में से 6 सिलेक्ट करे ऑब्जेक्ट और वो दे दिया हमने ए को, बचे आपके पास 3 में से 2 सेलेक्ट करे, वो दे दिए बी को, फिर 1 बचा, वो दे दिया सी को, 1C1। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ, तो पहले 9 में से 5 सेलेक्ट करे, ए को दे दिए। ठीक है, फिर 4 में से बचे 4 ऑब्जेक्ट, 4 में से 3 करे, बी को दे दिए, फिर 1 बचा, 1C1, वो सी को दे दिया। अब इधर आ जाओ, फिर 9 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे, ए को दे दिया, बचे 5 में से 3 करे, बी को दे दिए, बचे 2, वो जाएंगे आपके सी के पास, 2C2। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट, A gets more objects than B और C। ठीक है, A जो है B या C से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे A को, एटलीस्ट 1 to each। ठीक है, सबको एक एक तो कम से कम मिलना चाहिए, सबको एक एक कम से कम मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स A मोर देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स B मोर देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स C। ठीक है, आप ऐसे देखो,
यहाँ पे बी और सी से ज्यादा मिलने चाहिए, यानी बी और सी को बराबर भी मिल सकते हैं। बी और सी में नहीं है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बराबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, इक्वल लगा लेना यहाँ पे। तो अगर हमने मान लो सी को एक ऑब्जेक्ट दिया और बी को भी एक दिया, तो यहाँ पे ए को 7 देने पड़ेंगे। सही है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 9C7 उठा के पहले 7 सेलेक्ट किए, ए को दे दिए, फिर बचे दो में से एक सेलेक्ट किया, बी को दे दिया, फिर एक बचा वो दे दिया हमने सी को। ठीक है। अब मान लो कि सी को तो 1 दिया, बी को दे दिया हमने 2, बी को दे दिया हमने 2, टोटल हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट हैं, बचे 6 हो जाएंगे ए के पास। समझ में आ रहा है? या फिर बी को 1 दे दिया, सी को 2 दे दिया, ऐसा भी पॉसिबल है। 1 2 और यहाँ पे 1 2, ऐसा पॉसिबल है ना? तो अब ये कितने तरीके से कर सकते हैं? पहले 9 में से 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ए को दे दिए, फिर बचे 3 में से 2 सेलेक्ट किए, बी को दे दिए, बचा एक में से यहाँ पे 1C1 आएगा। ठीक है, 1C1 सही कर लो, और ये जाएगा आपका सी के पास। समझ में आ रहा? बट यहाँ पे इस तरह से ऐसे दो केसेस बने, तो उसके लिए इंटू 2 कर दिया। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। अब ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ए को हमने 5 दिए, बी को 3, सी को 1। ठीक है, ए को बी और सी से ज्यादा ही मिल रहे हैं ना, तो अगर ए को 5 मिल रहे हैं, सी को हमने 1 दे दिया, टोटल 9 है आपके पास, तो यहाँ पे 3 आएगा। या फिर 3 इधर हो सकता है, 1 इधर हो सकता है। या फिर मान लो ऐसे ए को तो हमने 5 दिए, सी को 2 दे दिए, 5 2 7 बचे 2 हो जाएंगे बी के पास। सही है, ये हो गया। तो कितने तरीके से ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? पहले तो 9 में से 5 सेलेक्ट करो, उठा के ए को दे दो, फिर बचे 4 में से 3 सेलेक्ट करो, उठा के बी को दे दो, बचो एक, आपका 1C1 हो जाएगा सी के पास। ऐसे दो केसेस है, तो इनटू कर दिया 2। सही है, इसके लिए अलग से ऐड करके लिखोगे, प्लस पहले 9 में से 5 सेलेक्ट किए, ए को दे दिया, 9 में बचे 4 में से 2 सेलेक्ट करे, बी को दे दिए, बचे 2 में से 2 सेलेक्ट करे, सी को दे दिया। सही है, आई होप समझ में आ गया। अगर हम ए को 4 देते हैं, ए को 4 ऑब्जेक्ट्स देते हैं, और फिर कोई बच्चा बोलेगा चलो सी को 1 दे दिया, तो 1 + 4 हो गया 5, बचे 4, इसका मतलब 4 बी को मिलने चाहिए। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ए को जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो बी से ज्यादा मिलने चाहिए, तो ये तो बराबर हो गए ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो ए को सी को हम अगर 2 देते हैं, तो ए को 4 मिले हुए हैं, तो बचे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट, ये जाएंगे बी के पास। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए। सही है, तो अब ये कितने तरीके से कर सकते हैं? पहले 9 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ए को दे दिए, फिर बचे 4 कितने 5 में से 3 सेलेक्ट करे, बी को दे दिए, बचे 2 में से 2 सेलेक्ट करे, सी को दे दिए। सी को देने का एक ही तरीका, ए को देने के भी एक ही तरीका, बी को ऑब्जेक्ट्स देने का भी एक ही तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 केसेस बने, इसलिए इंटू 2। आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबको ऐड करना पड़ेगा, फाइनल आंसर जो है सबको ऐड करना पड़ेगा। सही है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट पार्ट। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स नीड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ईच गेटिंग एटलीस्ट 1। सबको एक एक मिलना चाहिए। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको एक एक तो मिलना चाहिए। एटलीस्ट, ईच गेटिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। हाँ, ईच गेटिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, दिस एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, एटलीस्ट 1 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिख लो। ठीक है, तो फिर भाई 3 पर्सन हमारे पास ए बी सी, एक बॉक्स रख लो साइड में। अब बॉक्स को भी एज अ पर्सन कंसीडर कर लो, टोटल आपके पास 4 पर्सन। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास 9 है। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, सामने 4 पर्सन आपके हैं, P1 P2 P3, और इस बॉक्स को भी पर्सन कंसीडर कर लो।
ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए 4 तरीके, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी 4 तरीके, तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4, इस तरह से टोटल 9 है। सो 4 की पावर 9 हो गए। सही है, 4 की पावर 9 बेस। अब इसमें एक तरीका वो भी हो गया, जब सारे ऑब्जेक्ट्स आपने इस बॉक्स के अंदर डाल दिए, सारे ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स के अंदर चले गए। इस बात का मतलब यह है कि आपने एक भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, एबीसी को कुछ मिला ही नहीं, है ना। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो वाला केस हमने यहाँ पे से माइनस कर दिया। सो -1। सही है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट, गिविंग एग्जैक्टली 1 टू ईच। एक एक ऑब्जेक्ट सभी को देंगे। ठीक है, तो 9 ऑब्जेक्ट्स है, पहले 3 सिलेक्ट करें और वो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल वेज। सही, आई होप समझ में आ गया। चलो गाइस, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।